नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में वोटिंग के बाद अब सबको इंतजार है नतीजों का। इसी बीच एग्जिट पोल्स ने भी अपने रिजल्ट जारी कर दिए हैं। हालांकि असली नतीजे 23 नवंबर यानी कल आएंगे, लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल्स को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए सियासी भूचाल मचा दिया है। वहीं दूसरी तरफ मांझी ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा को लेकर भी अपनी राय दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने क्या भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी नतीजों से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। 22 नवंबर को जीतन राम मांझी बोधगया में पत्रकारों से बातचीत करते थे। वहां उन्होंने एग्जिट पोल्स के बारे में कहा कि ये हमेशा सच नहीं होता है, कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन झारखंड में एनडीए के लोग ही वहां सरकार बनाएंगे। 1 से 2 सीट कम भी आए तो निर्दलियों से मिलकर सरकार बनाई जाएगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी को सभी लोग पसंद करते हैं, सभी लोग उनसे प्रभावित हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को उन्होंने क्लियर बताया है। उन्होंने कहा कि वहां भी एनडीए की सरकार बन रही है। दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना है। कल यानी शनिवार 23 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आएगा। मांझी ने कहा कि चारों सीटों पर एनडीए के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। तरारी में एनडीए क्लियर है। रामगढ़ में त्रिकोणीय चुनाव होने के कारण कुछ पेच फंसता नजर आ रहा है, फिर भी जीतेंगे। पदयात्रा पर निकले धीरेन्द्र शास्त्री, क्या बोले मांझी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 21 नवंबर से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू कर दी है। ये पदयात्रा सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर के दर्शन और ध्वजारोहण और भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ की गई। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए ये पदयात्रा निकाली जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया को जानकारी में बताया कि देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म करके एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को समर्थवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस पदयात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से पंजीयन कराया, जबकि इसके कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। हिंदू एकता पदयात्रा 23 नवंबर को महू सहानिया के महाराज छत्रसाल शैलपीठ पर महाराज छत्रसाल को प्रणाम करते हुए दोपहर भोजन के साथ आगे बढ़ते हुए नौगांव पहुंचेगी। नौगांव के शांति कॉलेज में यात्रियों का रात्रि विश्राम है। यहीं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें देश के अनेक राष्ट्रवादी कवियों के साथ साथ कुमार विश्वास और भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह भी सम्मिलित होने वाली है। वहीं जब हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से पदयात्रा पर सवाल किए गए तो मांझी ने कहा कि भारत का संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की अनुमति नहीं देता है। किसी भी धर्म पर सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन जो हमारा संविधान बना, जिसे हम लोगों ने स्वीकार किया है, तो संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी करारा जवाब दे रहे हैं कि हम संविधान के प्रति कायल हैं। संविधान के प्रति सब लोग जवाबदेह हैं। जो संविधान में बात होगी उसी से देश चल रहा है और देश चलेगा। मांझी ने आगे कहा कि यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष सरकार की बात है, समाज की बात है। सभी बातें संविधान के अनुकूल यहाँ होंगी, उसके विपरीत कोई नहीं जाएगा। वहीं जब अडानी पर पीएम का संरक्षण देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाना ये अलग बात है, लेकिन मेरी समझ से ऐसा नहीं है। जब पीएम है तो मिलना जुलना रहता है, उनसे तो कोई भी मिल सकता है। जनतंत्र का तगाजा है कि कोई भी आदमी मिल सकता है, आमंत्रित कर सकता है। इसका राजनीतिक चरितार्थ नहीं निकालना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद पशुपति पारस गुट के जमुई से सांसद अरुण भारती ने पशुपति कुमार पारस को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है।
उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से 22 नवंबर को पोस्ट करते हुए एक कहानी सुनाई। सांसद अरुण भारती ने एक्स के जरिए कहा, चलिए आज मैं आपको एक अनकही वास्तविक कहानी सुनाता हूँ। 2014 का साल भारतीय राजनीति में बड़े बदलावों का गवाह बना। लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर एक बड़ा फैसला लिया जाना था, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन में शामिल होना। आगे उन्होंने कहा कि ये फैसला जितना राजनीतिक रूप से अहम था, उतना ही परिवार के भीतर विवादित भी था। चिराग पासवान युवा और दूरदर्शी नेता इस गठबंधन को लेकर पूरी तरह अडिग थे। वो मानते थे कि एनडीए के साथ जाना न केवल एलपीजी के लिए बल्कि बिहार और देश की राजनीति के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन इस राह में चुनौतियां कम नहीं थी। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिनका राजनीति में वर्षों का अनुभव था, इस फैसले को लेकर शुरू में आशंकित थे। वे समझते थे कि इस गठबंधन में राजनीतिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। चिराग के चाचा पशुपति पारस को लेकर खुलासा करते हुए अपने पोस्ट में अरुण भारती ने आगे लिखा, हालांकि सबसे बड़ा विरोध उनके छोटे भाई और पार्टी के वरिष्ठ नेता पशुपति कुमार पारस से आया। पारस इस विचार के पूरी तरह से खिलाफ थे। उन्होंने इसको लेकर अपनी सहमति साफ जाहिर की और गठबंधन के खिलाफ अपनी बात रखी। इन सबके बीच चिराग पासवान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों और दूरदर्शी सोच से न केवल अपने पिता को मनाया बल्कि पार्टी के बाकी नेताओं को भी गठबंधन का समर्थन करने के लिए तैयार किया। उनके अडिग नेतृत्व ने पार्टी को एक नई दिशा दी। अरुण भारती ने आगे लिखा कि आखिरकार चिराग पासवान जी की मेहनत रंग लाई और एलजेपी एनडीए का हिस्सा बनी। ये फैसला एलजेपी के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जिसने न केवल पार्टी को नई पहचान दी बल्कि बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में भी कई नई संभावनाओं के द्वार खोले। ये अनकही कहानी दिखाती है कि कैसे नेतृत्व, दूरदृष्टि और दृढ़ता के बल पर हर बाधा को पार किया जा सकता है। वहीं इस वक्त बिहार में खान सर भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। देश के चर्चित टीचर खान सर ने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से गुरुवार यानी 21 नवंबर की शाम को मुलाकात की। उनकी इस मुलाकात के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या खान सर जेडीयू का दामन थामने का मन बना रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले खान सर ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। अब मनीष वर्मा से भी वो मिले। ऐसे में कयासों का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा से मुलाकात की तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। मुलाकात की वजह उन्होंने अपने पोस्ट में बताई। उन्होंने लिखा कि आज पटना आवास पर बिहार और देश के जाने माने शिक्षक खान सर का आना हुआ। उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ बनाने सहित बिहार के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से बिहार सहित पूरे देश के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। आपको बता दें कि मनीष वर्मा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है और जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। अभी कुछ दिनों पहले मनीष वर्मा भी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर सभाएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, नीतीश कुमार के किए गए कामों के बारे में लोगों को बता रहे थे। अब उनकी और खान सर की मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल मनीष वर्मा से पहले खान सर ने करीब 1 महीने पहले नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। उस वक्त खान सर से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या वे राजनीति में आने वाले हैं, तब इस पर उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि वो राजनीति करेंगे तो पढ़ाएगा कौन। उस वक्त उन्होंने कहा कि वो समय लेकर नीतीश कुमार से मिलने गए थे। बच्चों और पढ़ाई के विषय में उनकी बात नीतीश कुमार से हुई थी। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।